में रहता था और ट्रक में रहने वाले व्यक्ति को होटल में खाना खाता था। लेकिन आप सब लोगों ने देखा होगा, भारत में चाय की दुकान और होटल ढाबे बंद हो जाने से लाखों लाख वो लोग मजबूर थे पलायन करने के लिए। कहां से खाना खाएंगे? रामजी महतो दिल्ली से पैदल चला बिहार के लिए भूखा प्यासा, और बनारस में उनके अंतकाल उनका देहांत हो गया और उसके परिवार ने कहा हमारे तो रोटी के लाले पड़ रहे हैं, हम कैसे दाह संस्कार के लिए शामिल हो। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। औरंगाबाद में आपने देखा होगा 40 किलोमीटर पैदल चले मजदूर और पैदल चलते चलते थक गए, पटरी पर कट गए। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर एकदम एक झटके से नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से रेल और बस सेवा रोजी रोटी छीनी। 14 करोड़ मजदूर पैदल चल रहे थे, पैदल चलते चलते सैकड़ों की संख्या में भूख से मर रहे थे, गाड़ियों से कुचल के मर रहे थे और रेल की पटरियों से कट के मर रहे थे, और कई दर्जनों पुलिस की लाठियों से पीट पीट करके जान गंवाने वाले थे। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ। और 200 से ज्यादा महिलाओं ने, मजदूर किसान परिवार की महिलाओं ने, गर्भवती महिलाओं ने पैदल चलते चलते सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हुए खुले आसमान के नीचे बच्चे जने। आज हमारे एक राज्य का मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड का, वो कहता है कि मैं जहाज में बैठा था, मैंने देखा पैरों में गमबूट है, मैंने थोड़ा ऊपर देखा जीन्स है, जीन फटी हुई थी घुटने से, और मैंने देखा कि वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाली है। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, तब नाक कटती है अगर हमारे देश की किसी महिला का जो फैशन के मुताबिक जीन्स अगर फटी हुई पहने तो देश का संस्कृति खराब होती है, देश की नाक कट जाती है। पर इन नालायकों से पूछो, इनके मूर्खता के कारण, मोदी की मूर्खता अहंकार के कारण 200 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं ने समय से पहले पैदल चलते हुए खुले आसमान के नीचे बच्चे जने हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे देश ने कोरोना काल में क्या पाया क्या खोया, आप सब लोगों से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 27 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अकेले संगठित क्षेत्र का कोरोना काल में हुआ। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी छीनी। 2 करोड़ 70 लाख लोग वो हैं जो बड़ी पगार लेते, बड़ा वेतन लेते थे, उनकी नौकरियां छिन चुकी हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कोरोना काल के अंदर हमारे देश में भारतीय रेलवे 14,445 फेरे रोज लगाती थी। इसके 15,90,000 रेलवे स्टेशन, जो छोटे छोटे स्टेशन से लेकर बड़े तक, वहां जो हॉकर्स हैं उनकी संख्या 15,90,000 है। 15,90,000 हॉकर्स इसलिए भूख से मरने लग गए क्योंकि रेलों का आवागमन नहीं हो रहा। 14,000 से ज्यादा रेलें फेरे नहीं लगा रहे रोज के। और इसके अलावा जो बोझ उठाने वाले लोग होंगे, कुल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, और जो उन स्टॉलों में सामान सप्लाई करने वाले हों, ये आंकड़े में छोटा सा उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि भारतीय रेलवे की बात भी मैं करना चाह रहा हूँ। और अभी हमारे साथी कह रहे हैं कि हम बंगाल की बात करें, बंगाल के चुनाव का शोर है, भाजपा वहां सबसे कमजोर है, लेकिन भाजपा का जोर देश को बेचने पर है, देश को बेचने पर जोर लग रहा है। और कैसे लगा हुआ है? हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश की पेट्रोल की पाइपलाइन को बेच रहा है पूरे देश की, पर देश नहीं बिक रहा है बोलता है। हमारे देश की पूरी डीजल की पाइपलाइन बेच रहा है, फिर कह रहा देश नहीं बिक रहा है। हमारे देश की पूरी गैस की पाइपलाइन बेच रहा है और कह रहा देश नहीं बिकेगा। हमारे देश की बिजली सप्लाई के पूरे ग्रिड और जो तारे आपको दिखती है वो सब बेच रहा है। जिन टावर पर हमारे देश का MTNL और BSNL चलता है उन सबको बेच रहा है, कह रहा है मैं देश नहीं बेच रहा हूँ। रेल की पटरियां बेच रहा है और कह रहा मैं देश नहीं बेच रहा हूँ। रेल के स्टेशन बेच रहा है, रेलवे स्टेशन, और कह रहा मैं देश नहीं बेच रहा हूँ। हमारे देश के बैंक बेच रहा है और कह रहा मैं देश नहीं बेच रहा हूँ। हमारे देश की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन सब को बेच रहा है, कह रहा मैं देश नहीं बेच रहा हूँ। और कोरोना काल में 3 काले कानून लाया और उन 3 काले कानून में एक कानून है अनुबंध पर खेती कराने का, जो दावे के साथ में हमारे देश के खेतों को बेचने का, हमारे किसानों की खेती बेचने का षड्यंत्र कर रहा है, कह रहा है मैं देश नहीं बेच रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा 6,900 बड़ी मंडियों की जमीन पर इनकी नियत लगी हुई है, उनको बेचने का षड्यंत्र कर रहा है और कह रहा मैं देश नहीं बेच रहा हूँ। मैं आप सब लोगों के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर कोरोना जहाज में आया, लेकिन कोरोना की आड़ में नरेंद्र मोदी और संघ परिवार के लोगों ने
14 करोड़ जिन मजदूरों की रोजी रोटी छीन कर रेल और बस सेवा छीन करके पैदल चलाया, वो जहाजों पर सफर नहीं करते थे। तो रोग हवाई जहाज का और उसका दंड हमारे देश के किसान मजदूर ने भुगता। और मैं दूसरा जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं कि इस बात को भी हमको और आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो षड्यंत्र चल रहा है पूरा देश बेचने का, तो देश नहीं बिकने दूंगा। तो मैं जरा आप सब देशवासियों से आपसे जानना चाहता हूँ, देश का मतलब क्या राष्ट्रपति का सिंहासन है? देश का मतलब सिर्फ संसद भवन है? देश का मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी? या देश का मतलब हमारे देश का तिरंगा और राष्ट्रगान है? बिल्कुल नहीं। देश का मतलब हमारे पूरे देश का भूभाग, हमारे देश की पूरी व्यवस्था, हमारे देश की गैस लाइन, पेट्रोल की पाइपलाइन, बिजली के ग्रिड, हमारे देश के एमटीएनएल बीएसएनएल के टावर, हमारे देश के रेलवे स्टेशन, हमारे देश के रेल, हमारे देश के बैंक, हमारे देश के भेल, हमारे देश के गेल, हमारे देश की कृषि भूमि, ये सब देश की है। और नरेंद्र मोदी बोलता है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि देश के साथ गद्दारी करते हुए देश का एक एक कतरा बेच रहे हैं। और आज हमारे किसानों की शहादत 300 से ज्यादा हो गई। 4 महीने पूरे होने वाले 26 तारीख को आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं, उस दिन जोरदार ढंग से भारत बंद के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। और ये जो हमारे किसानों ने ठान ली है कि तुमने रेल बेचा है, बेल बेचा है, गेल बेचा है, सेल बेचा है, हम तुमको खेती किसानी की जमीन नहीं बेचने देंगे। और मैं एक आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, अकेले रहने से न बैंक बचेंगे, न रेल बचेगा, न गेल बचेगा, न सेल बचेगा, न कृषि भूमि बचेगी, न बेरोजगारी खत्म होगी। और हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था भी कर दी गई है, तोता बना दिया है मीडिया को, तोता बना दिया है हमारे देश के एनआईए को, सीबीआई को, सीआईडी को और हमारे देश के अदालत को, तो सबको तोता भी बनाया जा चुका है। इस तोता से मुक्ति दिलाने के लिए देश के बैंक, देश के रेल, देश के भेल, देश के घेल, देश के सेल और देश के भूभाग जो अभी हमारा चीन के साथ इन्होंने कब्जा करवा दिया, जमीन बेच दी, और देश की कृषि भूमि को हम सब लोगों को एकजुट होकर बचाना पड़ेगा। मेरे जो साथी है मैं बताऊं, अगर हम अकेले लड़ेंगे तो एक उंगली से ताली बजाएंगे सब लोग, एक उंगली से ताली बजाएंगे तो आवाज कम आती है, और थोड़ा 2 से बजाएंगे थोड़ा आती है, और 3 से बजाएंगे तो, और सारे मिलकर बजाएंगे तो जोर से आवाज आती है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पूरे भारत को बचाने के लिए जिस तरीके से हमारे, कल मैंने कहा फिर दोबारा कहता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह, गुरुदेव और अपना सुखदेव और इन सब की शहादत से लेकर के और भीमराव अंबेडकर जी का जो देहांत का दिन था 6 दिसंबर, उसको और गांधी जयंती को कलंकित करते हुए बाकी सब आप देखेंगे आरएसएस के नेताओं ने जिस दिन जन्म लिया उस दिन देश में कोई दंगा और पंगा नहीं होता है। और जिस दिन हमारे देश के नायकों ने जन्म लिया, शहादत दी या उनका देहांत का या जन्म का दिन है, उसको कलंकित करने में कोई ठेस नहीं, को कमी नहीं छोड़ते हैं। और मैं एक बात आपके साथ और कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, योगी राज में मैं तो हैरान हूँ। पहले मोदी कहता था मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ, खुटार की किसान पंचायत के बाद मुझे बदायूं जाना पड़ा, मैं दातागंज गया, और जब मैं सड़क पे चल रहा था अपने दोस्तों के साथ, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के अपना प्रदेश अध्यक्ष ब्रज किशोर जी के साथ में, तो मैंने देखा टॉर्च बड़े बड़े लाठियां लेकर किसान सड़क पर चल रहे थे। मैंने कारण जानना चाहा तो किसानों ने कहा हम 24 घंटे चौकीदारी करते हैं, आज जिस दिन चौकीदारी नहीं करेंगे। एक किसान है हमको मिला सुरेश, 5 मिनट उन्होंने अपने खेत की चौकीदारी नहीं की, और 5 मिनट के अंदर जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की माँ, गौ माता, इनकी गाय माए और इनके सांड बापों ने तत्काल 6 एकड़ जमीन को चौपट कर दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये पशु तुम्हारे माँ बाप हैं, अपने घर में रखो। इनके पशु हमारे किसानों को चौकीदार बना दिया। वो कहता था मैं चौकीदार हूँ, ये देश का विक्रेता है, लेकिन सच में इसने हमारे किसानों को चौकीदार बना दिया। और मैं दूसरा जिक्र आपसे करना चाहता हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, हमारे देश के उत्तर प्रदेश के किसानों के फसल खेतों में सुरक्षित नहीं है, इनके माँ बाप आकर के चट कर जाते हैं मोदी के, योगी के, और हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों के परिवार घरों में सुरक्षित नहीं है। इनके हनुमान आकर के, वो क्या होता है, बंदर आकर के, बंदर सेना महिलाओं पर, बच्चों पर हमले कर रही है, जबरदस्ती लूट करके उनके हाथ से गूंदा हुआ, महिलाओं के हाथ से गूंदा हुआ आटा लेकर छीन कर भाग जाती है। और मैं एक बात लास्ट कहता हूँ, मैं हैरान हूँ और खुशी भी हुई मुझे कि वसीम रिजवी जिसने 3 आयतों पर
तीन तरह की मैं आपको बताता हूँ जिहाद किसे कहते हैं। एक बात मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हमारे देश में चीन ने हमला किया और नालायक कायर चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाने वाले ने उसका विरोध नहीं किया तो 15 जून को हमारे निहत्थे 20 जवानों की शहादत हो गई और 76 मारे गए। धर्म क्या कहता है? धर्म ये कहता है, आप सुन लीजिएगा ध्यान से, हमारे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन उठा गांडीव और मार डाल, ये मत सोच तेरे परिजन है। और परिजनों में कौन था? अर्जुन का दादा पिता महाभीष्म, उनको पढ़ाने वाला गुरु द्रोणाचार्य, उनका पुत्र अश्वत्थामा और उसके बड़ा भाई कुंती पुत्र कर्ण और कौरव उसके चचेरे भाई। वंश का निर्वंश कर दिया था। ये माना गया है कि जान कर अनजान बनना ये महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यही बात कुरान में भी है। कुरान में कहा गया कोई दुश्मन तुम पर हमला करे तो हमले के जवाब के लिए तब तुम हमला करो, जिहाद करो, जैसे हम कर रहे हैं, 3 काले कानून के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं हम, ऐसे ही कहा गया। और वो कहता है वसीम रिजवी ये आतंक फैलाने का बात है। तो भगवान कृष्ण ने कहा उठा अर्जुन धनुष और मार दे अपने दादा को, मार दे अपने गुरु को, अपने भाई कर्ण को और अपने चचेरे भाइयों को। तो क्या वो फूल बरसा रहे थे भगवान कृष्ण या आतंकवाद फैला रहे थे? अरे भगवान कृष्ण ने कहा कि यह धर्म का जिम्मेवारी है, यही मजहब भी सिखाता है, यही पंथ भी सिखाता है, यही सब धर्म सिखाते हैं। अत्याचार अगर कोई हमला कर रहा हो तो हमले का जवाब हमले से दो। और दूसरा जिहाद की बात की गई है, अगर आप समझिए कोई अत्याचारी है, शोषण है, अबला पर अन्याय करता है तो उसका प्रतिरोध करो, उसके खिलाफ जिहाद करो। हमारे भगवान कृष्ण ने अपने सगे मामा कंस को मार डाला। तो ये बताओ कंस की हत्या करने वाला पापी था क्या? इसलिए था कि मामा अहंकारी था, अत्याचारी था। अत्याचारी और अहंकारी के खिलाफ जिहाद करना, जिस तरीके से कृष्ण ने उसकी हत्या की, यही कुरान में कहा गया है। तो वसीम रिजवी कहता है कि नहीं, अहंकारी को नहीं मारना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे मन में, वाणी में, विचार में, व्यवहार में, कर्म में कोई बुराई आ गई, उसको बाहर निकालो, उसके खिलाफ जिहाद करो, लड़ो। अरे हमारे देश में अभी हमारे देश के अंदर नफरत, इंसान से इंसान में नफरत फैलाने वाले आरएसएस के परिवार की सरकारें हैं। हम कहते हैं इस गंदगी को देश से निकाल बाहर करो, इसके खिलाफ हम सबको लड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। 3 काले कानून लाए गए, इन्हें हटाने के लिए जिहाद चल रहा है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे शरीर में, वाणी में, व्यवहार में, देश में बुराई है, उनके खिलाफ उठ खड़ा होना पड़ेगा। कुरान में भी कहा गया है, गीता में भी कहा गया है, बाइबल में भी कहा गया, गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा गया और इंसानियत में भी कहा गया। ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन सच में योगी और मोदी राज में इन्होंने देश बेच रहे हैं और हमारे देश के किसानों को चौकीदार बना चुके हैं। और जो किसान चौकीदारी नहीं कर रहे हैं उनको यहाँ खुले आसमान के नीचे आज जुलाई से लेकर के निरंतर लेकिन 4 महीना दिल्ली में होने वाला है। जिस तरह से कहा जाता है कि योगी के 4 साल